जय हिंद। आज की इस वीडियो में बिहार दरोगा का जनरल स्टडी आज का डेट क्या है? 15/10/25 टेस्ट नंबर 4 है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? ये बहुत आज कल से रेगुलर हो जाएगा क्योंकि मेरा बीच में तबीयत ठीक नहीं था, इस वजह से वीडियो नहीं बन पा रहा था। आज कल से आप लोग को रेगुलर मिल जाएगा टाइम टू टाइम। चलिए आइए शुरू करते हैं। किस शिलालेख में अशोक ने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया था? क्या है? ऑप्शन है भाब्रू शिलालेख, बी में है गिरनार शिलालेख, या धौली शिलालेख, या सोपारा शिलालेख। क्या कह रहा है? किस शिलालेख में अशोक ने बौद्ध धर्म को त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया था? कौन सा अभिलेख में? भाब्रुक शिलालेख में। अगर बात किया जाए कलिंग युद्ध कौन सा शिलालेख में वर्णित है? तो 13वां अभिलेख में। कब हुआ था? 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अशोक को अशोक सम्राट की संज्ञा किस अभिलेख में कहा गया है? अशोक को अशोक सम्राट भाब्रू शिलालेख में कहा गया है। अगर आपसे ये पूछा जाए अशोक को अशोक नाम, ठीक है, अशोक का अशोक नाम किस में कहा जाएगा? तो मास्की गुर्जरा और नेटूर में कहा गया है। मास्की गुर्जरा नेटूर में कहा गया है। और प्रियदर्शी अशोक कहा जाता है। अशोक को किस शिलालेख में? अशोक को किस शिलालेख में प्रियदर्शी अशोक कहा जाता है? तो किस शिलालेख में कहा जाता है? 11वां शिलालेख में। किस शिलालेख में कहा जाता है? 11वां शिलालेख में अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता है। अशोक को अशोक नाम किस में है? मास्की गुर्जरा या नेटूर में है। अशोक को अशोक सम्राट की संज्ञा दी किस में दिया गया था? भाब्रू शिलालेख में। अगर धार्मिक समवाय किस अभिलेख में व्याख्या किया है? धार्मिक समवाय तो ब्राह्मा शिलालेख में। ब्राह्मा शिलालेख में 13वां में क्या है? कलिंग युद्ध है। और सबसे बड़ा अभिलेख कौन सा है? सबसे बड़ा अभिलेख कौन सा है? सबसे बड़ा अभिलेख कौन सा है? तो 7वां अभिलेख सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा 7वां। अगर सबसे छोटा पूछा जाए तो रूमदेई। रूमदेई कहाँ है? तो नेपाल में है। ठीक है, तो सबसे बड़ा अभिलेख कौन सा है? सबसे बड़ा अभिलेख 7वां है। सबसे छोटा अभिलेख रूमदेई है। सबसे छोटा अभिलेख रूमदेई है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से मिलान और इतिहास और उसके निवास से संबंधित देशों के बारे में सही कथन है। तो अब्दुल रजाक कहाँ के थे? सबसे पहले आइए देखते हैं। अब्दुल रजाक तो इब्न बतूता मोरक्को के थे। मार्को पोलो कहाँ के थे? इटली के थे। और पीटर मुंडी कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। तो अब्दुल रजाक कहाँ के थे? समरकंद के थे। अब्दुल रजाक समरकंद के थे। इब्न बतूता कहाँ के थे? मोरक्को के। मार्को पोलो इटली के। पीटर मुंडी कहाँ के है? इंग्लैंड का है। 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर डी हो गया। 1 2 3 4 हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछा जाए ये पीटर मुंडी किसके शासन काल में आया था? ठीक है, तो पीटर मुंडी किसके शासन काल में आया था? शाहजहां के काल में आया था। मार्को पोलो किसके शासन काल में आया था? मार्को पोलो पल्लव के शासन काल। इब्न बतूता को आपको पता हो एमबीटी के मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में। अब्दुल रजाक किसके शासन काल में था? विजयनगर। ठीक है, अब्दुल रजाक किसके शासन काल में आया था? विजयनगर के शासन काल में। इब्न बतूता कहाँ? मोहम्मद बिन तुगलक। मार्को पोलो पल्लव के शासन में। पीटर मुंडी कहाँ? शाहजहां के शासन काल में आया था। ठीक है, तो अब्दुल रजाक कहाँ किस देश के से आया था? समरकंद। इब्न बतूता मोरक्को। मार्को पोलो इटली। और पीटर मुंडी कहाँ? इंग्लैंड का है। पीटर मुंडी इंग्लैंड का है। पीटर मुंडी इंग्लैंड का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। गांधी जी ने अपना प्रथम असहयोग आंदोलन निलंबित क्यों किए थे? गांधी जी ने अपना पहला असहयोग आंदोलन निलंबित क्यों किए थे? ऑप्शन ए है। एक में क्या है? यह एकाएक हिंसात्मक हो चुका था। बी में है इसके अधिकांश नेता गिरफ्तार हो गए थे, जेल में बंद हुआ था। अधिकांश नहीं, कुछ कुछ नेता हुआ था, मगर ये स्टेटमेंट सही नहीं है। भारत व्यापी आंदोलन का प्रयोग सफल रहा, इसका भी कोई नहीं है। इन्होंने आंदोलन के सफल होने का कोई संभावना न देखा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? एकाएक, यानी कि अर्थात ये कह रहा है कि असहयोग आंदोलन किसके? चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था 1922 इसमें। 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था। उसी के कारण असहयोग आंदोलन असफल
स्थगित कर दिया गया था। असहयोग आंदोलन कब स्थगित हुआ था? तो 12 फरवरी 1922 ईस्वी को स्थगित हुआ था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 ईस्वी में हुआ था। सबसे पहले अगर ये पूछ लिया जाता है कि असहयोग आंदोलन के समय किस क्रांतिकारी का मृत्यु हो गया था? बाल गंगाधर तिलक। यानी ऐसा भी कह सकते हैं बाल गंगाधर तिलक को असहयोग आंदोलन के दौरान ही उनकी मृत्यु हुआ था। और असहयोग आंदोलन में कौन कौन भाग लिए थे? असहयोग आंदोलन में छात्र हो गया, वकील हो गया, महिलाओं और व्यापारी ने भाग लिया था। कौन कौन? स्टूडेंट, वकील, महिलाएं और व्यापारी ने भाग लिया था असहयोग आंदोलन में। असहयोग आंदोलन में कौन कौन भाग लिया था? स्टूडेंट, वकील, महिलाओं और व्यापारी ने भाग लिया था। असहयोग आंदोलन स्थगित कब हुआ था? ये आप लोग को बता दिए कब हुआ था। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ था? 1920 में हुआ था। और असहयोग आंदोलन असहयोग आंदोलन के दौरान 1921 ईस्वी में ही गांधी जी ने लंगोट धारण किए थे। ठीक है, कौन सा आंदोलन के समय गांधी जी लंगोट धारण किए थे? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब? 1921 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में कार्य करने के लिए विशिष्ट निर्देश निर्देश के लिए भारत आया था। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप के किसी क्षेत्र को छोटे छोटे विरोध राज्य में विभाजन। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। और माउंटबेटन योजना कब लागू हुआ था? 3 जून 1947 को। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना कब लागू हुआ था? कब आया था? 3 जून 1947 को। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आया था। उसको क्या कहा जाता है? तो थ्री प्लान कहा जाता है, थर्ड प्लान कहा जाता है, थर्ड प्लान कहा जाता है, थर्ड प्लान कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकमान्य तिलक के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इन्होंने मराठी प्रकाशित किए थे। बिल्कुल मराठी प्रकाशित किया था। मराठी किस भाषा में था? अंग्रेजी भाषा में। और केसरी मराठी भाषा में था। यह नरमपंथी कांग्रेस नेता थे। नरमपंथी कांग्रेस नेता थे? नहीं, नरमपंथी नहीं थे, गरमपंथी थे। गरमपंथी में लाल बाल पाल थे, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल थे। ये सब ये गरमपंथी में थे कि ना कि नरमपंथी में थे। ऑप्शन नंबर बी गलत है, यही सही हो जाएगा। इन्होंने गणपति और शिवाजी महोत्सव शुरू किया था। गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव किसने शुरू किया था? बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। 1897 में वैन वैमनस्य घृणा फैलाने के आरोप में कैद हुए थे। ये भी सही है। तो केसरी का संपादक किसने किस भाषा में हुआ था? केसरी अंग्रेजी भाषा में और सॉरी केसरी मराठी भाषा, केसरी मराठी भाषा और मराठा अंग्रेजी भाषा में था। ठीक है, तो मराठा किस भाषा की था? अंग्रेजी भाषा। लोकमान्य तिलक द्वारा जो मराठा पत्रिका चालू किया गया था, मराठा अंग्रेजी भाषा। केसरी किस भाषा में था? मराठी भाषा में। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? केसरी कहेगा तो मराठी और मराठी कहेगा तो अंग्रेजी। चलिए ने गणपति और शिवाजी महोत्सव किसने चालू किया था? लोकमान्य तिलक ने चालू किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलवट इलवट 20 क्या है? किसके शासनकाल में चालू हुआ था? इलवट 20 किसके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन। द्वितीय अफगान युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? द्वितीय अफगान युद्ध ये लॉर्ड लिटन के समय। दूसरा अफगान युद्ध लॉर्ड लिटन। और इलिवट बिल किसके? लॉर्ड रिपन के साथ। धार्मिक अयोग्यता किसके शासनकाल में? डलहौजी। और प्राचीन स्मारक अधिनियम लॉर्ड कर्जन। प्राचीन 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 स्मारक अधिनियम लॉर्ड कर्जन। प्राचीन स्मारक अधिनियम लॉर्ड कर्जन। धार्मिक अयोग्यता लॉर्ड डलहौजी। और द्वितीय द्वितीय अफगान युद्ध लॉर्ड लिटन में। और इल्बर्ट बिल हुआ था लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। चलिए नेक्स्ट इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1941 ईस्वी में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा को नीति के द्वारा युद्ध के प्रयास को शांतिपूर्ण विरोध करने का निर्णय किसने लिया? 1941 में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा की नीति के द्वारा युद्ध के प्रयास को शांतिपूर्ण विरोध करने का निर्णय किसने लिया था? किसने लिया था? तो तेज प्रताप बहादुर अस्परबू नहीं, मौलाना अबुल कलाम आजाद नहीं, आजाद जवाहरलाल नेहरू नहीं। तो कौन लिए थे? महात्मा गांधी ने लिया था। 1941 में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा की नीति के द्वारा युद्धों के प्रयासों को शांतिपूर्ण विरोध करने का निर्णय किसने लिया था? महात्मा गांधी ने लिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है। 8 नंबर, चलिए आइए, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन
में कौन सा कथन सही है? सविनय अवज्ञा आंदोलन में कौन सा कथन सही? इसकी शुरुआती गांधी जी के चंपारण यात्रा के साथ हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन चंपारण यात्रा के दौरान हुआ नहीं। यह गांधी इरविन समझौता तथा कांग्रेस अवज्ञा आंदोलन से स्थगित करने का तैयार था। सविनय अवज्ञा ऑप्शन नंबर 20 सही है, यही सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नहीं है। चलिए 9 क्वेश्चन नंबर 1941 में सुभाष चंद्र बोस ने किस स्टेशन से ट्रेन पकड़कर अंग्रेज की कैद से भागने में कामयाब हुए थे? कहाँ? तो गोमो। गोमो में इन्हीं के नाम पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमो बना है, ठीक है। इन्हीं के नाम पर स्टेशन का नाम क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। चलिए 10 क्वेश्चन नंबर है। 1905 में बंगाल विभाजन के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? बंगाल विभाजन के संदर्भ में अंग्रेज ने स्थानीय लोगों को परामर्श किए बिना देश का विभाजन कर रहा था। अंग्रेजों ने यह स्थापित कर दिया कि वह देश शक्तिशाली लोग थे, ये तो होगा नहीं। मुसलमानों को अन्य लोगों से अलग कर दिया, अन्य लोगों से अलग कर दिया। इससे लोगों को राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होने का मार्ग प्रशस्त हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इससे लोगों के राष्ट्रीय आंदोलन को मार्ग प्रकाशित हुआ, यानी कि 1905 में पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में अलग कर दिया, अर्थात हिंदू और मुस्लिम को उसी समय से ये हुआ, और उसी समय से ही ऑप्शन नंबर डी सही हुआ। इससे लोगों को राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होने का मार्ग खुल गया, 1905 से ही हुआ था। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था बंगाल विभाजन। चलिए 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन का मुख्य कारण क्या था? लॉर्ड मिंटो द्वारा भारतीय राजनीतिक में संप्रदाय की शुरुआत नहीं। ब्रिटिश सरकार के साथ बातचीत करने के लिए उत्तरवा उदारवादियों की क्षमता और चरमपंथियों का विश्वास न होना। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन का मुख्य कारण क्या था? तो ब्रिटिश सरकार के साथ बातचीत करने की उत्तरवादियों के साथ चरमपंथियों का विश्वास न होना। ऑप्शन नंबर बी सही, यही सही आंसर है। 1916 में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन किससे संबंधित है? कांग्रेस पार्टी द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की रियायती, पृथक निर्वाचन क्षेत्र की असाइल। ऑप्शन नंबर यही सही है। 1916 का लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन किससे संबंधित है? कांग्रेस पार्टी द्वारा मुसलमान के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की रियायती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान के किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन को स्थापित करता है? तो विश्वविद्यालय अनुदान नहीं, राष्ट्रीय मानवाधिकार नहीं, केंद्रीय सत्कर्ता नहीं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चुनाव आयोग। चुनाव आयोग कितना भाग में है? भाग 15 में। अनुच्छेद की पूछेगा तो 324 हो जाएगा। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग के अभी वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है? ये आप लोग कमेंट करिएगा, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग के कौन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। निम्न में से कौन सा लोकपाल विधेयक में सच नहीं है? तो सच नहीं है। ऑप्शन है लोकपाल सेट अप संस्थागत मंत्रियों को स्खलित पर प्रतिबंध लगा देता है, सही नहीं है। बिल्कुल सही, ये तो सही है। एक नियुक्त लोकपाल 5 वर्षों की एक अधिकतम अवधि के लिए पद धारण करता है, ये भी सही है। लोकपाल शिकायत के लिए एक सरकारी नौकरी के अतिरिक्त अन्य किसी भी नागरिक द्वारा किया जा सकता है, ये भी सही है। लोकपाल शिकायत एक सरकारी नौकरी के अतिरिक्त अन्य किसी भी नागरिक द्वारा किया जा सकता है, ये भी सही है। लोकपाल
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त किया जाता है। लोकपाल सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा लागू किया जाता है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नहीं, बल्कि राष्ट्रपति संसद के चयन सिफारिश पर करता है। किसका? ये राष्ट्रपति राष्ट्रपति संसद के चयन सिफारिश पर करता है। किसका? लोकपाल। सेंट्रल केंद्र सरकार के क्या होता है? केंद्र सरकार में लोकपाल होता है। अगर राज्य सरकार की बात किया जाए, राज्य सरकार में क्या होता है? तो लोकायुक्त होता है। अभी वर्तमान में लोकपाल कौन है? तो नहीं, सॉरी, मीनाक्षी मीनाक्षी चंद्र पहले थे। अभी वर्तमान में कौन है? मानिक राव। अजय मानिक राव। अभी वर्तमान में लोकपाल कौन है? अजय मानिक राव। अभी वर्तमान में लोकपाल अजय मानिक राव। अगर पहला लोकपाल पूछा जाए तो कौन थे? मीनाक्षी चंद्र थे। और अगर पूछा जाए कि लोक सबसे पहले लोकायुक्त करने वाला कौन सा राज्य है? सबसे पहले लोकायुक्त करने वाला राज्य है महाराष्ट्र है। सबसे पहले लोकायुक्त करने वाला राज्य है महाराष्ट्र है। और अभी वर्तमान में लोकपाल कौन है? तो अजय मनिक राव है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सही है? मंत्रिपरिषद राज्यसभा के उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ना कि राज्यसभा। ये तो गलत है। विश्वास मत राज्यसभा में लाया जाता है। विश्वास मत राज्यसभा में लाया जाता है। विश्वास मत लोकसभा में लाया जाता है। राष्ट्र सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकते हैं। अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित कर दे तो राष्ट्र सूची का संदर्भ विषय राष्ट्रीय महत्व बन जाएगा। राष्ट्रीय महत्व बन जाएगा, ये ऑप्शन सही है। तो कथन सही पूछ रहा, सी सही है। धन विधेयक राज्यसभा में आता है। नहीं, धन विधेयक किसमें आता है? लोकसभा और राज्यसभा में। अगर राज्य की बात किया जाए, राज्य में कौन कहाँ धन विधेयक लाया जाता है? तो विधानसभा में लाया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इस इसका केवल मूल क्षेत्राधिकार है। क्षेत्राधिकार, केवल मूल क्षेत्राधिकार नहीं है, इसका मूल क्षेत्राधिकार है, केवल अपीलीय अधिकार है। हाँ, बिल्कुल अपीलीय अधिकार है। यहाँ परामर्श भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मूल मूल क्षेत्रीय अपीलीय और परामर्श हो जाएगा। ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए, सर्वोच्च न्यायालय में मूल क्षेत्राधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो 131, कितना? 131। वो सर्वोच्च न्यायालय मूल क्षेत्राधिकार किस अंतर्गत आता है? 131 के तहत। अगर आपसे ये पूछा जाए कि परामर्श संबंधित क्षेत्राधिकार किस अनुच्छेद में है? 143। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप लोग से ये पूछा जाए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में क्या सही है? निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में क्या सही है? निर्वाचन में किसी उम्मीदवार अपने क्षेत्र के वो 1/3 भाग से कम मत प्राप्त करता है तो उसका जमानत राशि जब्त हो जाता है। नहीं, 1/3 नहीं, 1/6। तो ये तो गलत हो गया। प्रत्येक पार्टी अपना चुनाव चिन्ह खुद तैयार कर सकता नहीं, ये चुनाव आयोग का तैयार करते हैं। प्रत्येक दल अपना घोषणा पत्र तैयार करता है जिसमें क्रम और सिद्धांत और उद्देश्य रहता है। ऑप्शन नंबर ये सही है। मतदान तिथि के 13 घंटे पूर्व नहीं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी सही है। अभी वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल हैं? तो 6 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक सीएजी किस अनुच्छेद में, कितना अनुच्छेद है? 148 में। भारत क्या कह रहा है संबंध में? भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। किस अनुच्छेद में है? तो 148 में। भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक कार्यकाली की संसद के प्रति उत्तरदायी को सुनिश्चित करता है। कार्यकारी, ये तो ऑप्शन सही है। इसके पास लेखा लेखा परीक्षक निष्कर्षण को लागू करने के लिए कोई शक्ति नहीं। उपयुक्त में से कौन सा सही? इसके पास लेखा परीक्षक निष्कर्षणों को लागू करने के लिए कोई शक्ति नहीं है। कोई शक्ति नहीं है। तो ये भी सही हो जाएगा। तो दोनों सही है, दोनों सही है। भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद में है? 148 में है। 148 में है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल किसके किसके लिए राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है? मंत्रिपरिषद को भंग करने के लिए, मंत्रिपरिषद को भंग करने के लिए, बिल्कुल। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए नहीं।
ये संसद के कानून के आधार पर राष्ट्रपति करता है। ये संसद के कानून के आधार पर राष्ट्रपति करता है, ना कि राज्यपाल। ये नहीं होगा। विधानसभा भंग कर हाँ ये है। राज्यसभा संबंधित संविधान तंत्र ठप होने पर, ये भी सही है। तो ए सी डी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का ये राज्यपाल से कोई मतलब इसका नहीं होता है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त बढ़ा कौन सकता है, तो ये शपथ कौन दिलाता है, ये राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय भारतीय राजनीतिक दलों में सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करें और नीचे दिए गए स्थापना। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस का स्थापना कब हुआ? अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस का स्थापना कब हुआ? 1998 ईस्वी में हुआ था। बहुजन समाज पार्टी की बात किया जाए 1984 में हुआ था। भारतीय जनता पार्टी नहीं दिया हुआ है। बहुजन समाज पार्टी 1984, भारतीय जनता पार्टी 80 में, भारतीय जनता पार्टी 80 में, मार्क्सवादी की 64 में, मार्क्सवादी 64 में। ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी 80 में, भारतीय जनता पार्टी 80 में, बहुजन समाज पार्टी 1984 में है, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस 1998 में है। तो इसका आंसर लगा लीजिए, आंसर क्या हो जाएगा? चार 4-1 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय अभी वर्तमान में कितना राष्ट्रीय पार्टी है? तो 6 है। कौन कौन है? बीजेपी, बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, बीएसपी हो गया, बीएसपी हो गया, मार्क्सवादी हो गया, आप हो गया, अरविंद केजरीवाल वाला आप हो गया, एनपीपी हो गया। आप की स्थापना 2012 में, एनपीपी की स्थापना 2013 में, कांग्रेस की स्थापना 85 में, बीजेपी 80 में, बीएसपी 1984, मार्क्स पार्टी 64 में, मार्क्स पार्टी 64 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में एक राज्य विधान परिषद के अधिकृत संख्या कितनी हो सकती है? कितना हो सकता है? वह राज्य के विधान सभा के कुल संख्या 1/5 नहीं, 1/5 तो होगा नहीं, ये तो गलत है। 1/4 ये भी गलत है। राज्य उस राज्य के विधानसभा के कुल 1/3 या फिर 40 से अधिक नहीं। ऐसे ये ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी। अगर आपसे ये पूछा जाए कि विधान परिषद में संरचना कैसी होती है, यानी कि विधानसभा में 1/3 कहाँ से आता है? 1/3 विधानसभा से आता है। विधान परिषद में 1/3 कहाँ से आता है? विधानसभा से। 1/3 कहाँ से आता है? स्थानीय निकाय से। 1/3 कहाँ से आता है? स्थानीय निकाय से। 1/3 आता है विधानसभा, 1/3 आता है स्थानीय निकाय, 1/6 राज्यपाल और 1/12 आता है टीचर द्वारा और 1/12 आता है ये स्नातक द्वारा। ठीक है, यही इसका संरचना है। अगर विधानसभा के 1/3 किससे आता है? विधान परिषद का 1/3 विधानसभा से और 1/3 किससे आता है? 1/3 स्थानीय निकाय से, 1/6 राज्यपाल से, 1/12 टीचर और स्नातक 1/12 आता है, राज्यपाल 1/16 और 1/3 स्थानीय निकाय, 1/3 ये विधानसभा से। और आप ये बताइए कि विधान परिषद अभी कितने राज्य में है? विधान परिषद अभी कर्नाटक हो गया, यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में है। ठीक है, 6 में। जम्मू कश्मीर में अभी ये समाप्त हो गया है। ठीक है, तो कर्नाटक, यूपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। अभी आप ये बताइए कि विधान परिषद को किस विधेयक कौन कौन राज्य पेश किया है? तो विधान पेश करने वाला राज्य है पश्चिम बंगाल। विधान परिषद को पेश करने वाला पश्चिम बंगाल और राजस्थान। पश्चिम बंगाल और राजस्थान। राजस्थान का स्थापना कब हुआ था? 1949 ईस्वी में हुआ था। सॉरी 1900, हाँ सॉरी नहीं ठीक है, 1949 इसमें। राजस्थान का स्थापना कब हुआ था? 1949 में हुआ था। राजस्थान का स्थापना 1949 से हुआ था। आप लोग ये बताइए कि बिहार पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव करने के लिए निम्नलिखित में से किस चुनाव प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? एकल संक्रमणीय वोट के आधार पर अनुपातिक प्रतिनिधित्व। ऑप्शन नंबर ए सही है। इसमें क्या होता है? राष्ट्रपति का वरीयता क्रम से दिया जाता है। अगर आप किसी
को पसंद करते हैं उसे 1 दीजिए, अगर आपके सेकंड में 2 दीजिए, उससे कम पसंद करते हैं थर्ड को दीजिए, ऐसा वरीयता क्रम सबको दिया जाता है 1 2 3 के अनुसार दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों के सुधार कैसे हो इस संदर्भ में निम्नलिखित कथन सत्य है। राजनीतिक दलों में सुधार कैसा हो इसको कथन, जो लोग किसी राजनीतिक दल के आचरण के खिलाफ याचिका दायर कर सकता है। लोग किसी राजनीतिक दल के आचरण के खिलाफ याचिका दर्ज कर सकता है, दर्ज कर सकता है। तो ये तो लग रहा है कि सही है। अच्छा, दर्ज नहीं कर, लोग किसी राजनीतिक दल के आचरण के खिलाफ याचिका दर्ज कर सकता है, ना कि नहीं। तो कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। अच्छे आचरण वाला राजनीतिक दल में शामिल हो सकता है, ये तो सही है, ये सही है और ये गलत हो गया। तो क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ऐसा कह सकता है, लोग किसी राजनीतिक दल में आचरण के खिलाफ याचिका दायर नहीं, यानी कि कर सकते हैं हम, किसी अगर किसी राजनीतिक दल का आचरण सही है तो उसके खिलाफ याचिका दर्ज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकमात्र उदाहरण जब भारत के राष्ट्रपति ने अपने वीटो का शक्ति का प्रयोग किया। आगे बताइए वीटो शक्ति कौन सा अनुच्छेद में है? तो 111 अनुच्छेद में है, 111 अनुच्छेद में है। तो कौन सा विधेयक? डाक संशोधन विधेयक में। सबसे पहले सबसे पहले संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया गया था? दहेज प्रथा में बुलाया गया था, दहेज प्रथा 1961 में। कौन बुलाए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बुलाया। अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है? तो 3 बार बोला गया है। पहला हिंदू कोड हो गया, आई पिक्स PUCSU विधेयक, और दहेज। सबसे पहले कौन सा विधेयक में बुलाया गया था? दहेज प्रथा 1961। किसने बुलाया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैमूर की पहाड़ियां कैसी है? कैमूर की पहाड़ियां कैसी है? तो सहादरी है। कैमूर की पहाड़ी विंध्य तो होगा नहीं, विंध्य ना ना ना। अच्छा देख ले, इलायची के पहाड़ी कैसा है? तो इलायची का पहाड़ी सहादरी है, इलायची का पहाड़ी सहादरी है। और महादेव कैसा? महादेव सतपुड़ा है। तो कैमूर की पहाड़ी बिंद है, ये सही है। तो कैमूर की पहाड़ी कैसा है? बिंद है। महादेव की पहाड़ियां सतपुड़ा हो, इलायची की पहाड़ियां सहादरी है। अगर आप लोग कुछ कंफ्यूज हो तो कुछ और से चेंज कर लीजिएगा। जैसे कि इलायची का पहाड़ी कहाँ है? सहाद्री में है। महादेव की पहाड़ियां सतपुड़ा श्रेणी में है। कैमूर की पहाड़ियां विंध्य में है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3, एक 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 का एक, 2 का डी, 2 का डी, 3 का बी, 3 का बी, 3 का बी, ऑप्शन नंबर डी या फिर ए। इसमें कुछ ऑप्शन कुछ त्रुटि है, यानी ऐसा इसका ऐसा कर सकते हैं, एक का एक का ए हो गया, 2 का डी सी हो गया, और 3 का बी हो गया, 3 का बी हो गया। ऐसा हो सकता है, ऑप्शन को गलती है। चलिए नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीनतम भाग है, प्राचीनतम भाग है। हिमालय विश्व के नवीनतम बलित पर्वत का उदाहरण है। भारत के पश्चिमी समुद्री तट का निर्माण नदियों के जमाव से हुआ है, नदियों के जमाव से निर्भर हुआ, नदियों के जमाव से, नदियों के जमाव से नहीं,
यही ऑप्शन गलत है। भारत में गोंडवाना से शिलाओं से कोयला का बृहत्तम स्रोत भंडार है, ये सही है। कोयला का सबसे उच्च कुल क्या है? एंथ्रासाइड है। बिटुमिनस कैसा है? तो मुलायम कोयला होता है। बिटुमिनस कैसा होता है? मुलायम कोयला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। नहीं, 5 राज्यों में नहीं फैला हुआ है, ये गलत है। 5 राज्यों में नहीं, ये कितने राज्यों से फैला हुआ है? हिमालय कितने राज्यों में फैला हुआ है? तो हिमालय हिमालय कितने राज्यों से फैला फैला हुआ है? अगर राज्य और केंद्र शासित की बात कर लिया जाए तो 13 राज्यों और केंद्र शासित को मिलाकर 13 राज्यों में फैला हुआ है हिमालय। यह पश्चिमी घाट में केवल 5 राज्यों में विस्तार है। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों से नहीं, 5 राज्यों से नहीं, 6 राज्यों से। पश्चिमी घाट कितने राज्यों से? 6 राज्यों। पुलिकट कौन कौन? 2 राज्य में, हाँ पुलिकट है कौन कौन? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो 3 नंबर सही है। पुलिकट झील किससे? पुलिकट झील 2 आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय पाई जाती है। भारत आयन रेखाएं के मध्य है। आयन रेखा के मध्य, आयन रेखा भूमध्य, या आयन रेखा कहने का मतलब वो भूमध्य रेखा, तो भूमध्य रेखा के मध्य है तो नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, आर गलत है। ए सही है, ये तो होगा ना। ऑप्शन नंबर ए सही, आर गलत है। आर गलत है, आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में, जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में 4 कथनों में से सही चयन को पर। भारत मृदा, भारत का भूभाग पर 14%, 14% नहीं 40% है। 14% नहीं 40% पाई जाती है। इस मृदा को फास्फो एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अब ये इसको स्टेटमेंट सही हो गया। तो क्या कह रहा है? जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में सही कथन को चुने। यह मृदा रेह, थूर, जोपान जैसे नामों से जाना जाता है ना। यह मृदा उपजाऊ नहीं होती है, बिल्कुल उपजाऊ होती है। सबसे ज्यादा उपज भी होता है। तो इसका सही आंसर अगर आप लोग ये 14 को 40 कर लीजिए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय वन कैसा होता है? उष्णकटिबंधीय वन कैसा होता है? उष्णकटिबंधीय वन साइलेंट वैली होता है, साइलेंट होता है। तो साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में है। उष्णकटिबंधीय वन कहाँ है? साइलेंट वैली में। और कच्छ वनस्पति कहाँ है? कच्छ वन सुंदरबन में। और शंकुधारी कहाँ है? शंकुधारी, जहाँ ठंड पड़ेगा वहां शंकुधारी वृक्ष होगा। तो ठंड यहाँ राजस्थान में तो पड़ेगा नहीं, ये पड़ जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो और पनपाती की बात किया जाए तो पनपाती ये हो जाएगा राजस्थान, पनपाती राजस्थान में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यानी कि उष्णकटिबंधीय वन कहाँ है? उष्णकटिबंधीय वन साइलेंट वैली हो गया। और शंकुधारी, शंकुधारी में ठंडा क्षेत्र में पाया जाएगा हिमाचल प्रदेश में। कच्छ के रण कहाँ? कच्छ के रण सुंदरबन में। और पनपाती राजस्थान में। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाला राज्य गुजरात है, बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र सही है। मध्य प्रदेश सही है। राजस्थान ये भी सही है। ऑप्शन नंबर ये सही है। सरदार सरोवर परियोजना कहाँ कहाँ है और किस नदी पर है? ये आप लोग बताइएगा, किस नदी पर और कहाँ है। चलिए नेक्स्ट आइए, राष्ट्रीय जल अकादमी, आगे केंद्रीय जल आयोग कहाँ है? केंद्रीय जल आयोग नई दिल्ली में है। एक बी के 4, बी का 4, बी 4, बी 4। अच्छा ये कट गया, ये कट गया। राष्ट्रीय जल अकादमी, अगर राष्ट्रीय जल अकादमी के पूछे तो पुणे हो जाएगा। राष्ट्रीय जल अकादमी पुणे हो गया। और राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान फरीदाबाद। और केंद्रीय भूजल बोर्ड कहाँ है? केंद्रीय भूजल बोर्ड कहाँ है? रुड़की में। केंद्रीय भूजल बोर्ड कहाँ है? रुड़की में। केंद्रीय भूजल बोर्ड रुड़की में है। राष्ट्रीय जल अकादमी कहाँ है? राष्ट्रीय जल अकादमी पुणे में है। केंद्रीय जल कहाँ है? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की में है। और केंद्रीय भूजल केंद्रीय भूजल बोर्ड रुड़की में। और राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान फरीदाबाद। केंद्रीय जल आयोग नई दिल्ली।
राष्ट्रीय जल अकादमी पुणे में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीना, वीना मध्य प्रदेश, बीपी बीपीसीएल बीपीसीएल बीपीसीएल, ये तो सही लग रहा है, ये तो सही है। तापीय कांडा आंध्र प्रदेश स्थापित ओएनजीसी, ओएनजीसी ये भी सही है। डिगबोई असम, आईओसीएल, डिगबोई असम ये भी सही है। कोयली, एचपीसीएल, कोयली एचपीसीएल नहीं है, यह है ओ, एक मिनट, कोयली क्या है, ओ आई एल, ओ आई एल है। चलिए अगर आपसे पूछा जाए पहली रिफाइनरी कहाँ संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था, पहला रिफाइनरी संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था, तो यह डिगबोई असम में स्थापित किया गया। सबसे बड़ी रिफाइनरी कहाँ स्थापित किया गया है, जामनगर गुजरात में, जामनगर गुजरात में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तांबा सोना लोहा कोयला का सही क्रम क्या है। तांबा के लिए खेतड़ी, तांबा के लिए खेतड़ी, सोना के लिए कोलार और लोहा के लिए कुदेमुख और कोयला के लिए झरिया। कौन सा है, खेतड़ी, कोलार, कुदेमुख, झरिया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, ये आप लोग को पता होगा, सदैव सीधा होता है। इडुक्की पेरियार नदी पर है, इडुक्की पेरियार नदी। अच्छा वो सर नदी नहीं पूछा है, इडुक्की तापीय शक्तिगृह है, इडुक्की पेरियार नदी पर है तो तापीय नहीं है, जल विद्युत है। क्योंकि ये नदी पर है तो आप लोग ऐसे भी जान सकते हैं, इडुक्की पेरियार नदी पर है तो कैसा है, जल विद्युत उत्पादन केंद्र है। और शबरीगिरी जल विद्युत नहीं, शबरीगिरी जल विद्युत नहीं है, तापीय है, शबरीगिरी तापीय है। घाट प्रभा सिंचाई बिल्कुल है, घाट प्रभा, घाट प्रभा सिंचाई के लिए रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पे, रामगंगा। तो तीन चार ऑप्शन नंबर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन क्वेश्चन है। देशांतर रेखाएं कुल संख्या 180 नहीं 360, ऑप्शन नंबर यही सही है। किसी भी स्थान पर ग्रीनविच रेखा से कोणीय दूरी को उस स्थान को देशांतर कहा जाता है, बिल्कुल सही। देशांतर रेखाएं के बीच दूरी विषुवत रेखा पर अवधि एक ध्रुवों पर शून्य होता है। विषुवत विषुवत रेखा देशांतर रेखा के कुल बीच कुल दूरी 111.3 किलोमीटर, ये भी सही है। तो अक्षांश की संख्या 180 होता है, ना कि देशांतर, देशांतर 360 होता है। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, शांति ज्वालामुखी दिम्बंध है, शांति ज्वालामुखी दिम्बंध है, ये सही है। जागृत ज्वालामुखी अष्टावली है, प्रस्तुत ज्वालामुखी क्राकाटाओ है। तो निष्क्रिय ज्वालामुखी एटना है, नहीं निष्क्रिय ज्वाला नहीं, एक सक्रिय ज्वालामुखी है। एटना कैसा है, सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है। एटना क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पछुआ पवन की हवाओं बहती है ध्रुवीय क्षेत्र के ऊपर, रात्रि में पृथ्वी समुद्र की ओर और दिन में समुद्र से पृथ्वी की ओर, नहीं मौसम पर निर्भर होकर। डी में है, भूमध्य रेखा के 30 से 60 डिग्री उत्तर पश्चिम अक्षांश, ऑप्शन नंबर ये डी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर में, आइए 40 नंबर में क्या है, मार्च 2025 में नासा नासा के एस्ट्रोनॉट बुच विल्मोर एवं सुनीता विलियम्स को पृथ्वी वापसी स्पेस एक्स के किस स्पेस क्राफ्ट पर हुई है, तो ड्रैगन, ड्रैगन द्वारा हुआ है। K9 ड्रैगन क्रू 9 और 10 से कितना दिन तक रहे थे, 286 दिनों तक रहे, दोनों 286 दिनों तक रह गए थे, 286 दिनों तक रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में पेरिस ओलंपिक खेल में 57 किलोग्राम वर्ग पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता का कांस्य पदक प्रदान किया गया, किसे प्रदान किया गया, अमन सरावत, अमन सरावत का संबंध कुश्ती से है। और सबरजीत सिंह का संबंध किससे है, सबरजीत सिंह का संबंध है तो शूटिंग से है, सबरजीत सिंह का संबंध शूटिंग से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में पहली बार यूनाइटेड किंगडम में कौन सा अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजन किया गया जिसमें भारत और अन्य देश में टीम ने भाग लिया, तो क्या, कबड्डी विश्व कप। कबड्डी में कितना होता है खिलाड़ियों की संख्या, तो 7 होता है। क्रिकेट में 11 होता है, हॉकी में 11 होता है, बैडमिंटन में 1 या 2 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन उबेर कप किससे संबंधित है, बैडमिंटन से संबंधित है। भारत के प्रथम मानव युक्त डीप ओशन मिशन का नाम क्या है, डीप ओशन मिशन का नाम क्या है। भारत के प्रथम मानव युक्त डीप ओशन मिशन का नाम क्या है, डीप ओशन मिशन का नाम क्या है, समुद्रयान, लाइफ इंडिया,
वरुण यान या विक्रमादित्य, तो क्या हो जाएगा समुद्रयान। आपसे अगर पूछा जाए तो मानव युक्त अंतरिक्ष यान कौन है, गगनयान है। मानव अंतरिक्ष यान कौन है, गगनयान। चंद्रयान 5 किसके द्वारा भेजा जाएगा, भारत और जापान के बस की ल्यूपेक्स द्वारा भेजा जाएगा। 2026 में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किस शहर में किया गया था, ग्लासगो में किया। 2026 में 2026 में राष्ट्रमंडल का आयोजन किस शहर में किया जाएगा, ग्लासगो में किया जाएगा। और 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था, ये बर्मिंघम में किया जाएगा था। राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ का 2022 के बाद पूछा जाए, 2022 का कहाँ किया गया था, बर्मिंघम में। और 2026 में कहाँ, ग्लासगो में। राष्ट्रमंडल खेल का शुरुआत कब हुआ था, 1930 ईस्वी में, कहाँ, कनाडा में हुआ था। राष्ट्रमंडल खेल में भारत कब शामिल हुआ था, 194 भारत राष्ट्रमंडल में खास शामिल कब हुआ, 194 में। राष्ट्रमंडल 2022 में बर्मिंघम में, और 2026 में कहाँ, ग्लासगो में होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने नागरिकों को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए किस पहल का शुरुआत किया है, किस पहल का शुरुआत किया है, किस पहल का शुरू का, मिशन लाइफ। भारत सरकार ने नागरिकों को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए किसका शुरुआत किया है, तो ये किसका शुरुआत किया गया है, मिशन लाइफ का शुरुआत किया गया है। मिशन लाइफ का शुरुआत किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव 2024 में कितने चरणों में संपन्न हुआ था, ये कितने संपन्न हुआ था, 7 चरणों में संपन्न हुआ था। कितना चरणों में, 7 चरणों में। कौन सा है, 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास की अवधारणा ब्रेटलैंड रिपोर्ट द्वारा लोकप्रिय बनाया गया है, ये तो सही है। ब्रेटलैंड रिपोर्ट को विकास की सीमाओं के रूप में भी जाना जाता है। ब्रेटलैंड रिपोर्ट को विकास की सेवाओं के रूप में जाना जाता है, ये भी सही है। तो व्याख्या सही कर रहा है, सही कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर। ऑप्शन नंबर सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है, 2023-24 के दौरान सिंगापुर भारत में सबसे बड़ा एफडीआई बनकर, बिल्कुल सही है कि सबसे ज्यादा एफडीआई बनकर कौन उभरा है, ये सिंगापुर। कंपनी कौन था, कंपनी कंपनी थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है, कंपनी का नाम है कुछ, आप लोग बताइएगा अगर ये आपको पता हो तो। भारत मॉरिशस कर संधि संशोधन द्वारा भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को एफडीआई का प्रमुख स्रोत के रूप में देशों में बड़ा बदलाव किया है, ये भी सही है। तो दोनों सही है, मगर व्याख्या नहीं कर रहा है। दोनों स्टेटमेंट सही है मगर व्याख्या नहीं कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुद्रम फर्स्ट, रुद्रम सेकंड मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा सही है। ये हवा में नहीं, सतह से हवा में। ठीक है, रुद्रम सेकंड क्या है, सतह से हवा मार करने वाला। इसका परीक्षण राजस्थान में किया गया, राजस्थान नहीं, उड़ीसा में, उड़ीसा में किया गया है। रुद्रम सेकंड का परीक्षण कहाँ किया गया है, उड़ीसा में किया गया। अगर आपसे ये पूछा था भारत का पहला एंटी रेडिएशन मिसाइल कौन सा है, भारत का पहला एंटी रेडिएशन मिसाइल कौन है, रुद्रम फर्स्ट। भारत का पहला एंटी रेडिएशन मिसाइल कौन सा है, रुद्रम फर्स्ट है। चलिए, और हाँ, रुद्रम फर्स्ट को कहाँ से परीक्षण किया गया, उड़ीसा से। रुद्रम कैसा है, सतह से हवा मार करने वाला मिसाइल है। अप्रैल 2024 में भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल प्रदान किया, ये बिल्कुल सही है। इसकी मारक क्षमता 490 नहीं, 490 नहीं, ये 350 से 490, 450, 350 से 450 है। तो ये तो गलत हो गया। तो कौन सही है, ये सही है। ये सही का मतलब है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मिलान करना है तो जल स्वच्छ भारत कार्यक्रम 2 अक्टूबर। उज्ज्वला योजना कब चालू किया गया था, उज्ज्वला योजना 16 में, उज्ज्वला योजना 16 में। जल जीवन मिशन कब चालू किया गया था, जल जीवन मिशन 19 में। और प्रधानमंत्री आवास 16 में, प्रधानमंत्री आवास 16 में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रधानमंत्री आवास 16 में, प्रधानमंत्री आवास 16 में, जल जीवन मिशन 19 में, स्वच्छ भारत 14 में, और प्रधानमंत्री उज्ज्वला 16 में चालू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्य 2023 के लक्ष्य 4 को प्राप्त करने के लिए कौन सा उपाय आवश्यक है, शिक्षा को निःशुल्क अनिवार्य बनाना, शिक्षा बिल्कुल सही है। स्कूल के बुनियादी ढांचों में सुधार एवं डिजिटल परिवर्तन को अपनाना, ये भी सही है। कृषि
तीसरा स्थान पर नहीं, ये गलत है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है। चलिए नेक्स्ट, सतत विकास लक्ष्य में भारत का स्थान कितना है? 99 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व खुशहाली में 118, भुखमरी में 105 है, और प्रेस इंडेक्स में 151 है, जेंडर गैप 131 है, जेंडर गैप में 131 है। मिलान करना है तो साइक्लोन खंजर, खंजर भारत और किर्गिस्तान है, और साइक्लोन भारत और मिस्र के बीच में, साइक्लोन फर्स्ट भारत और मिस्र के बीच में है, खंजर खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच में है। और समुद्र लक्षण लक्ष्मण, समुद्र लक्ष्मण क्या है? तो ये भारत और मलेशिया, ये भी सही है। समुद्र लक्ष्मण लक्ष्मण क्या है? भारत और मलेशिया। और मिलीमेते क्या है? भारत और सेशेल्स। तो क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा किया कि रेलवे सुरक्षा, ये तो आप लोग को अभी हाल ही का न्यूज है, एसएससी के द्वारा अंडर कर दिया गया है। अभी एसएससी ने अपना एग्जाम कंडक्ट किसको दे दिया है? ईडब्ल्यूटी को दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 13 से 16 अक्टूबर 2025 में पर्थ में आयोजित अभ्यास ऑस्ट्रिया हिंद 2025 का नेतृत्व भारतीय सेना के किस रेजिमेंट ने किया है? तो ये गोरखा रेजिमेंट ने। आपसे ये पूछा जाए, ऑस्ट्रिया हिंट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पर्थ में किया गया है। किसके किसके बीच में किया जाता है? ऑस्ट्रिया हिंद, भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? आप लोग बताइए। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वेलिंगटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। भारत द्वारा आयोजित संयुक्त राष्ट्र सैन्य योगदान देने वाले देश यूएनटीसीसी के प्रमुख का सम्मेलन 2025 में किस शहर में आयोजित किया गया है? भारत द्वारा आयोजित संयुक्त राष्ट्र सैन्य योगदान देने वाले यूएनसीटीसी प्रमुख का सम्मेलन 2025 में किसके द्वारा आयोजित किया गया है? किसके द्वारा किया गया है? तो यह नई दिल्ली में किया गया। ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली में है। तो नई दिल्ली में बिम्स्टेक्स का मंत्री बैठक कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। बिम्स्टेक्स का बिम्स्टेक का मंत्री कहाँ स्थापित किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारिया मारिया कोरिया नाचाडो, जिन्होंने 2025 के नोबेल शांति पुरस्कार जीता, वह किस देश के हैं? तो ये वेनेजुएला के हैं। किस देश के हैं? वेनेजुएला में। 2024 वाला शांति पुरस्कार किसे दिया गया था? तो हिनोई इंडिया को दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में इजराइल हमास शांति योजना के पहले चरण पर कहाँ कहाँ हस्ताक्षर किया गया था? अक्टूबर 2025 में इजराइल हमास शांति योजना के पहले चरण पर कहाँ स्थापित किया गया था? अंडमान कहाँ स्थापित किया गया था? शर्म अली शेख मिस्र में किया गया था। 7 से 9 अक्टूबर 2025 में मुंबई में आयोजित ग्लोबल फिटनेस टेस्ट 2025 का थीम क्या है? सभी के लिए डिजिटल बीत नहीं, विकास के लिए फिटनेस नहीं, एआई द्वारा संचालन के लिए बेहतर दुनिया को बीत सशक्त बनाना। ऑप्शन नंबर ये सही है। ऑप्शन नंबर ये सही है। चलिए, क्या है? एआई द्वारा संचालित एक बेहतर दुनिया के लिए बीत को सशक्त बनाना। एआई स्कूल कहाँ? केरल में। एआई यूनिवर्सिटी कहाँ? महाराष्ट्र में। एआई के जनक एकार्थी एनार्थी था, एकार्थी जॉन एनार्थी है। एआई का फुल फॉर्म क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता हिंदी में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? तो एक ग्रीस मुर्मू पहली हो गई। दूसरी कौन है? स्वामी नाथन है। तीसरा में कौन है? तीसरा में है टी रविशंकर, और चौथा कौन है? पूनम गुप्ता। भारतीय रिजर्व बैंक की बात किया जाए तो भारतीय रिजर्व में एक गवर्नर होता है, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। पहला में कौन है? शिरीष चंद्र मुर्मू, दूसरा में स्वामीनाथन, तीसरा में टी रविशंकर और पूनम गुप्ता। और अभी वर्तमान में गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा है। केमा है? 26 है, 26वां है। आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप 2025 सितंबर 2025 में किस देश में आयोजित किया गया है? आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप 2025 में कहाँ आयोजित किया गया? यह इंग्लैंड है,
ऑस्ट्रेलिया, भारत या फिर दक्षिणी अफ्रीका, कहाँ आयोजित किया गया है? यह भारत में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में भारत के किस देश के साथ अपनी पहली सीमा पार रेलवे परियोजना स्थापित करने के लिए सहमत है? कहाँ? भूटान। भूटान। अभी हाल ही में नवरत्न कंपनी में, महारत्न कंपनी में किसको किसको स्थापना, आईआरसीटीज और आईआरडीएफ है, जिसे अभी नवरत्न महारत्न में शामिल कर दिया गया है। भारत में रेलवे के परिचालन 1853 लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल मुंबई से थाने के बीच में चला था। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी एंजाइम को रासायनिक प्रकृति होती है? निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम रासायनिक प्रकृति होती है? रासायनिक प्रकृति होती है एंजाइम, तो प्रोटीन, विटामिन। विटामिन क्या है? तो विटामिन होगा ना, विटामिन का खोज फंक ने किया था। कार्बोहाइड्रेट, इंस्टेंट एनर्जी देता है ग्लूकोज, ये कार्बोहाइड्रेट। वसा या लिपिड होगा नहीं तो विटामिन। प्रोटीन, प्रोटीन में कितने अमीनो होते हैं? 20 अमीनो अम्ल होते हैं। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? आमाशय में होता है। प्रोटीन का पाचन आमाशयों में हो। सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन और दाल में पाए। निम्नलिखित में कौन सा अम्ल सोने को घुला देता है? इक्वारिजिया। इक्वारिजिया में क्या क्या होता है? HCl प्लस NHO3, HCl प्लस HNO3। सबसे कम प्रतिरोध किसमें होता है? सोना का होता है। सबसे कम प्रतिरोध मुक्त अवस्था में कौन पाया जाता है? सोना अवस्था पाया जाता है। सोना का संकेत क्या होता है? AU। चांदी का संकेत क्या होता है? AG होता है। कॉपर के CU होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का एकमात्र ग्रह जिसमें जीवन है? बिल्कुल सही है। पृथ्वी एक वातावरण है जहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बोहाइड्रेट का मिश्रण होता है। ये भी सही है, तो ये दोनों व्याख्या सही कर रहा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन का कोड क्या होता है? DNA। ये तो हो गया 3। और फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड क्या है? तो फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड क्या है? कोशिका झिल्ली। फास्फोलिपिड कोशिका झिल्ली। सेलुलोज क्या होता है? सेलुलोज कोशिका भित्ति। सेलुलोज क्या होता है? कोशिका भित्ति। स्टार्च क्या है? ऊर्जा का भंडारण। स्टार्च ऊर्जा का भंडारण। DNA, जीन को एनकोड किसने किया था? DNA होता है फास्फो में फास्फोलिपिड कोशिका झिल्ली। सेलुलोज कोशिका भित्ति। स्टार्च में ऊर्जा भंडारण स्टार्च में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजन के उपयोग के लिए एथेनॉल, एथेनॉल में निम्नलिखित में से किसका मिश्रण किया जाएगा? पेट्रोल। पेट्रोल में मिश्रण किया जा रहा है, पेट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े पैमाने पर अवसाद थिनकर में किया जाता है। ये तो सही है। और वर्गीकरण करता अलग अलग घनत्व के कणों को छांटता है। वर्गीकरण, ये भी सही है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। दोनों स्टेटमेंट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी 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 को क्या पसंद है? तो क्रोमेटिंग है, क्रोमेट है, क्रोमेट्स है। ब्लू बेबी को क्या पसंद है? क्रोमेट्स है ब्लू बेबी को। इताई, इताई क्या है? कैडमियम से होता है। कैडमियम से इटाई, इटाई होता है। मिनी मात्रा पारा से होता है। फेफड़ा में कैंसर नाइट्रेट्स, फेफड़ा में, फेफड़ा में कैंसर नाइट्रेट्स सही तो है। इसमें क्या है? फेफड़ा में कैंसर नाइट्रेट सही तो है। ब्लू बेबी किससे? क्रोमेट्स। ब्लू बेबी किससे? क्रोमेट्स होता है। ब्लू बेबी क्रोमेट से होता है। इटाई, इटाई इटाई किससे होता है? कैडमियम। इटाई इटाई कैडमियम से। मिनी माता पारा, और मिनी माता पारा हो गया फेफड़ा में नाइट्रेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु का तापमान प्रतिरोधक सबसे कम होता है? ये भी जस्ट पहले बताया कि सबसे कम प्रतिरोध किसका होता है? सोना का होता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है सोना, मगर सोना आमतौर पर इसका तार पर प्रयोग नहीं किया जाता, न ही चांदी का किया जाता है। किसका अधिकतम मात्रा में प्रयोग किया जाता है? तांबा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तांबा एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि सोना चांदी बहुत ही ज्यादा ये खर्चीला है, और अगर इसको लगाया जाता है तो इसे चोरी भी कर लिया जाएगा, तो इसीलिए इसका उपयोग नहीं, व्यवसायिक में नहीं किया जाता है। क्षैतिज स्तर पर आधार पर खड़े सिलेंडर के समान दिश पार्श्व दृश्य या फिर शीर्ष दृश्य कैसा होगा? तो आयत आयत वृत्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कैसे कि ये सिलेंडर है,
तो ये सिलेंडर इधर से देखने में आयत है, पीछे से भी देखने पर आयत है, अगर ऊपर से देखा जाए तो वृत्त जैसा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। परियोजना प्रबंधन में ट्रिपल बाधा शब्द में पारंपरिक रूप से परियोजना में शामिल है। समय, लागत, कार्य क्षेत्र, गुणवत्ता, जोखिम, संसाधन। लागत, कार्य क्षेत्र, गुणवत्ता, जोखिम, संचालन, समय, जोखिम संचालन, समय। परियोजना संबंधित ट्रिपल बाधा संबंधित है, समय, लागत, कार्य क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैस का पृथ्वी के वायुमंडल पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह ऊष्मा का रोकता है और पृथ्वी गर्म हो जाता है। सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के उत्पादन में कैसा होता है? ये आप लोग को ही पता होगा, संलयन होता है, हाइड्रोजन का संलयन होता है, एड्स के कारण होता है। किससे? रेट्रोवायरस। एस किससे होता है? विषाणु के कारण होता है। एस में क्या हो, एड्स में क्या होता है? तो प्रतिरोध क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाता है। एड्स, एड्स कैसे चलता है? गलत यौन संबंधित या फिर नीडल से या फिर ब्लेड से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा ऑपरेटर जो मशीन को, मशीन भाषा, शब्द और वाक्यों को अर्थ को समझने के लिए सक्षम बनाता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? सीमेटिक्स कहा जाता है, यानी कि अर्थ शब्द अर्थ विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माप के प्रणाली, यानी कि धारा का आपसे पूछा गया, धारा का ऐसा मात्रा क्या होता है? ये सब पढ़ने से कोई अथी नहीं है। तो धारा का पूछा जाता है तो एम्पियर हो जाएगा। धारा का एम्पियर शक्ति के वाट है। सेलुलोज का एक बहुलक है जो निम्न से बना होता है। सेलुलोज किसका बना होता है? तो सेलुलोज किसका बना होगा? तो ग्लूकोज, सेलुलोज ग्लूकोज का बना होगा। तो तीन, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्राल स्टेनोसिस क्या है? दायां निलय अतिवृद्धि होता है। ऑप्शन नंबर ये सही है। मिट्राल रिग रिगजिटेशन, बायां आलिंद का इजाफा, एओर्टिक एओर एओर्टिक्स स्टोनिसिस क्या है? बायां आलिंद, बायां आलिंदन अभी तार होगा। ये तो सही है, ये तो सही है ना? हाँ सही है। एओर्टिक रिगजिटेशन क्या है? तो बायां हृदय का बढ़ना, बायां हृदय का बढ़ना, ये सही है, बायां हृदय का बढ़ना। तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। ऐसा तो लग रहा है कि ए बी सी डी हो गया। ऑप्शन नंबर है क्या हो? हाँ है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा गलत युग्म है? गलत युग्म है, बीटा कोशिकाएं इंसुलिन, ये तो सही है कि बीटा कोशिकाएं। और एफ कोशिकाएं गैस्टीन से होता है, गैस्टीन नहीं, ग्लूकोमीन। एफ कोशिकाएं ग्लूकोमीन, ऑप्शन नंबर बी गलत है। तो ए कोशिकाएं ग्लूकॉन सही है, और डी कोशिकाएं सोमेस्टोस्टेरिन ये भी सही है। बी कोशिकाएं इंसुलिन है और एफ कोशिकाएं क्या है? ग्लूकोमीन होता है। विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? 29 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर को। तद्भव शब्द का संबंध है तद जो भव होता है। सांझ शब्द का तत्सम क्या है? सांझ शब्द का संध्या, संध्या होता है, संध्या का मतलब शाम होता है। चरण कमल, चरण कलम कमल कैसा है? तो चरण कमल कैसा समास है? कर्मधारय समास होता है। द्विगु मतलब संख्यावाचक होता है, इसमें द्वंद्व समास का दोनों पद प्रधान होता है। नेक्स्ट को निम्नलिखित में कौन सा संतुलित बजट होता है? तो खर्च और आय दोनों बराबर हो, अर्थ और प्राप्ति बराबर हो। ऑप्शन नंबर बी। अर्थव्यवस्था में आधार वर्ष क्या है? आधार वर्ष क्या है? वह वर्ष जिसकी कीमत का प्रयोग करके वास्तविक जीडीपी का गणना किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष वस्तुओं सेवाओं पर आरोपित किया जाता है, ये सही है, जैसे कि जीडीपी हो गया, सॉरी जीडीपी नहीं जीएसटी हो गया, ऐसा सब अप्रत्यक्ष है। निम्नलिखित कथनों पर में कौन सा पर्यावरण से संबंधित पद धारणीय विकास को सर्वोत्तम वर्णित करता? ऑप्शन है ऐसा विकास जिसमें अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय को का एक साथ विकास होता। प्राथमिक नहीं, ऐसा विकास जो वर्तमान वर्तमान पीढ़ी की चिंतित
चिंताओं को ध्यान में रखकर किया जाता है, ऐसा विकास जो केवल भावी पीढ़ियों को ध्यान में रखकर किया जाता है, ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को भावी पीढ़ियों आवश्यकताओं को पूर्ति क्षमता का समझौता किए बिना हो। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1990 के दशक में वित्तीय संकट के समय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने ऋण कौन दिया था? ऋण कौन दिया था? विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी है। और विश्व बैंक की स्थापना 1945 में हुआ था। विश्व बैंक चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो गया? एक और चार ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत आधारित संरचना में निम्नलिखित में से कौन सा घटक? रेल, पतन और परिवहन, डाक। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अंतरिक्ष नगद अनुपात CRR का निर्धारण कौन करता है? कौन करेगा? आरबीआई करेगा। ऑप्शन नंबर ए। आरबीआई के अधिनियम कौन था? 1934। आरबीआई का स्थापना 1935, राष्ट्रीयकरण 1949 में होता। आरबीआई का अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो संजय मल्होत्रा 26वां है। और सेबी के स्थापना कब हुआ था? 1988 में। अधिनियम 1992 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो 92 के क्या हो जाएगा? 92 के सी नंबर हो जाएगा। 93 के क्या है? तो डिवेस्टेड का मतलब होता है पैक्ड। पैक्ड। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा 504। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पुस्तक काली द्वारा लिखी नहीं गई है? मेघदूतम की लिखा गया, कुमार स्तंभ लिखा गया, उत्तर चरितमानस किसके द्वारा? भवभूति, न कि कालिदास द्वारा। ऋतु ऋतु संहार ये भी लिखा गया कालिदास ने। क्रिकेट विश्व कप 2093 में निम्नलिखित में किस स्थान पर आयोजित किया गया था? यह इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। और इसमें विजय किसका हुआ था? भारत का विजय हुआ था। भारत का विजय, पहला वर्ल्ड कप यही जीता था। मतलब पहला वर्ल्ड कप भारत ने कब जीता? 1993 में। और उस समय आयोजन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन खेल में महिलाओं के लिए निम्नलिखित में कौन सा ट्रॉफी प्रदान किया जाता है? उबेर कप दिया जाता है। वारली चित्रकला का शुरुआत किस भारतीय राज्य में हुआ है? वारली चित्रकला राजस्थान, केरल, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश, कहाँ हुआ है? वारली चित्रकला कहाँ? महाराष्ट्र में। वारली चित्रकला। और AI विश्वविद्यालय कहाँ है? महाराष्ट्र में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मंदिरों को संबंधित कथनों पर विचार। नागर शैली कहाँ? उत्तर भारत, बिल्कुल सही है। द्रविड़ शैली दक्षिण भारत। और बेसर शैली कहाँ? मध्य भारत। तो ये दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदिरों का कलाकृति सही है, तो इसका सही सबसे पहले आएगा सप्त पगोड़ा। ये ऑप्शन सही से छट गया। ऑप्शन नंबर सतपगोड़ा। सतपगोड़ा के बाद हो गया महाबलीपुरम तटीय, उसके बाद फिर बेदेश्वर के बाद फिर गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर है। चलिए नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।